श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्योत्तर काल में जितने भी देशी वंशज आए थे वो कौन कौन से थे और उन्होंने किस तरह से शासन किया था। आज हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में बात करेंगे कि भारतीय सीमा में जो विदेशी आए थे आक्रमणकारी और कुछ समय के लिए शासन किया था वो किस क्रम में आए थे और कौन कौन थे। इनका क्रम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनका क्रम किसी ना किसी एग्जाम में हर साल जरूर पूछता है, तो इनका क्रम आप याद रखिएगा। देखिए हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक इन्हें कहते हैं, वो सबसे पहले आए थे। उसके बाद आए थे शक या सीथियन, उसके बाद आए थे पहलो जिन्हें पार्थियन भी कहा जाता है, और उसके बाद आए थे कुषाण। ये सीक्वेंस जरूर बार बार कह रहे हैं कि याद रखिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंद यूनानी क्या थे, कौन इसके प्रमुख शासक थे, फिर शक कहाँ से आए थे, कौन थे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंद यूनानी से। तो इंडो ग्रीक ये क्या था, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले बैक्ट्रियन जाति का जो शासक था डेमेट्रियस प्रथम था, जिसे किसने हराया था। हमने बताया था शुंग वंश पढ़ाते समय कि डेमेट्रियस फर्स्ट को पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। इसने क्या किया था, भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत के क्या किया, अपनी राजधानी साकल या सियालकोट पाकिस्तान जो पंजाब है अधिकृत पाकिस्तान उसको बना दिया था। बाद में क्या हुआ कि हिंद यूनानी में दो वंश में बट गए, एक तो डेमेट्रियस वंश हो गया, दूसरा हो गया यूक्रेटाइडिस वंश। तो डेमेट्रियस वंश तो हम आपको बता रहे हैं कि डेमेट्रियस है, फिर उसके बाद मेनांडर आएगा। यूक्रेटाइडिस वंश में हमने एंटियोकोटस के बारे में बताया था। जब भागपत्र पढ़ा रहे थे हम शुंग वंश तो हमने बताया था कि एंटियोकस ने क्या किया था, हेरियोडोरस नामक राजदूत भागपत्र के दरबार में भेजा था। अब बात करेंगे हिंद यूनानी वंश का जो सबसे ज्यादा मजबूत शासक था वो था मेनांडर। मेनांडर के ही नाम पे क्या लिखा गया है, मेनांडर और नागसेन जो थे दोनों के बीच में एक संवाद हुआ था, प्रश्नवाचक संवाद, जिसमें मेनांडर से प्रश्न पूछा जा रहा था, उत्तर दे रहे थे नागसेन। इस तरह से जो प्रश्नोत्तर चली थी बौद्ध धर्म से संबंधित वो नागसेन और मेनांडर के बीच में चली थी, जिसके ऊपर क्या लिखी गई थी, मिलिंद पन्नो लिखी गई थी, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनांडर को बहुत सारे ग्रंथों में क्या कहा जाता है, मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मेनांडर और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रश्नवाचक संवाद हुए, जिसका संग्रह क्या है, मिलिंद पन्नो है, और जिसकी रचना किसने की थी, नागसेन ने की थी। भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है, मेनांडर को। देखिए जारी करने का और सबसे पहले चलाने का दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसने जारी किया था सोने के सिक्के सबसे पहले, लेकिन चलाया कौन था, स्ट्रेटो चलाया था। अपनी माता का उस पर फोटो बनाया हुआ था, स्ट्रेटो ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, जिसपे क्या बना हुआ था, उसकी माँ का ही चित्र अंकित था। तो सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, जारी किए थे मेनांडर ने, लेकिन सबसे पहले चलाया किसने था, तो सबसे पहले स्ट्रेटो ने चलाया था। दो डिफरेंट क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हिंद यूनानी ने हमें क्या क्या दिया है। तो ये जो ग्रह नक्षत्र ये सारी चीजें हैं ना, इनके टाइम से बहुत ज्यादा प्रभावी हुई थी और हमारे यहाँ ये चीजें व्याप्त हो गई थी। देखिए आज हम जो रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारी जो वे ऑफ लिविंग है ना, ये बहुत ज्यादा प्रभावित है इंडो ग्रीक से। तो ये जब विदेशी हमारे यहाँ आए तो हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए थे और बहुत कुछ हमने उनसे लिया भी है। तो ग्रह व नक्षत्र का ज्ञान क्या हुआ, हिंद यूनानी की ही देन माना जाता है। इसके अलावा कुंडली जो हम लोग मानते हैं कि कुंडली मिला के शादी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। तो कुंडली का ज्ञान भी कहाँ से आता है, कुंडली का ज्ञान भी हिंद यूनानी की देन माना जाता है। और जो हमारा कैलेंडर है ना,
कि कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी किसकी देन है? हिंद यूनानियों की देन है। इसके बाद जो आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, तो उसमें एक ट्रायंगल के बारे में बताया जाता है। तो वो जो थ्योरम है ना, वो भी हिंद यूनानी की ही देन है। फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है, जिसका चरक को नहीं, चरक के ही चरक संहिता में हिप्पोक्रेटिस के बारे में लिखा हुआ है। तो फादर ऑफ मेडिसिन जो हैं वो भी इन्हीं की देन है, हिप्पोक्रेटिस। तो ये जो सारी चीज़ें हमें किससे मिली थी? हमें मिली हैं यूनानियों से। तो यूनानी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले कौन आया था? डेमेट्रियस प्रथम आया था, जिसे किसने हराया था? शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। उसके बाद हमने बात किया मेनेंडर के बारे में। तो मेनांडर ने क्या किया था? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी कराने का श्रेय मेनांडर को जाता है। मेनांडर के ही नाम पे मिलिंद पन्नो लिखी गई है, जिसमें क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नवाचक जो संवाद हुए थे नागसेन और मेनांडर के बीच में, उसी का संग्रह है। उसके बाद हमने देखा कि यूनानियों ने हमें क्या क्या दिया था, हिंद यूनानी जो थे, तो उनसे हमने क्या देखा कि मिला है? एक तो कैलेंडर का जो नॉलेज है वो मिला है। दूसरा हमने देखा कि सप्ताह, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके बारे में जो जानकारी है वो भी हमें कहाँ से मिली है? वो भी मिली है हमें हिंद यूनानी से। कुंडली के बारे में जो ज्ञान है वो भी हमें कहाँ से मिला है? हिंद यूनानियों से मिला है। इसके बाद जो राजा आए थे, वंश आए थे, वो थे शक या सीथियन। ये अपने आप को क्या कहते थे? ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप मतलब राजा। तो ये खुद ही अपने आप को क्षत्रप की उपाधि से नवाजते थे और अपने आप को राजा मानते ही मानते थे। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने क्या किया था? कुछ भारतीय उपाधियां भी धारण की थी। इनकी 2 शाखाएं हैं। एक तो उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी भारत के जो राजा माने जाते हैं, उत्तरी क्षत्रप शक जो उत्तर में थे, वो मथुरा, तक्षशिला इस तरह से फैले हुए थे। दूसरा है इनका पश्चिमी क्षत्रप, जैसे नासिक, उज्जैन, इन जगहों पे ये फैले हुए थे। तो मथुरा के जो शक थे उसको किसने पराजित कर दिया? उसको विक्रमादित्य ने पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद क्या चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। ये जो विक्रमादित्य का जिक्र कर रहे हैं ना, गुप्त वंश जब आप पढ़ेंगे तो यही विक्रमादित्य की उपाधि बहुत सारे लोग लेते हैं। तो ये वही विक्रमादित्य हैं जिसने क्या किया था? मथुरा के शकों को पराजित कर दिया था। और क्या किया था? विक्रम संवत को चलाया था। हिंदू पांचांग होता है ना, जो पांचांग में देख के बहुत सारा निकाला जाता है कि मुहूर्त कब है, मुंडन का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, एंगेजमेंट का मुहूर्त वगैरह वगैरह, वो पांचांग से निकलता है, हिंदू पांचांग। तो तिथि डिसाइड होती है कि कब क्या करना है। तो वो जो पांचांग होता है ना हिंदू धर्म का, उसमें विक्रम संवत ही चलता है। हमारे यहाँ का कैलेंडर नहीं, वो तो शक संवत पे चलता है। लेकिन जो हमारे यहाँ का विक्रम संवत पे जो हिंदू पांचांग होता है ना, वो विक्रम संवत पे भी चलता है। और जो नेपाली कैलेंडर होता है ना नेपाल के लोगों का, वो भी विक्रम संवत पे ही चलता है। तो ये याद रखिएगा कि शक की 2 शाखाएं थी। एक तो उत्तरी क्षत्रप, क्षत्रप मतलब राजा, और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। तो जो उत्तरी क्षत्रप थे मथुरा के तरफ, वहां के शकों को किसने पराजित कर दिया था? तो वहां के शकों को विक्रमादित्य ने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद क्या किया था? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ था और किसने चलवाया था। ये बात याद रखिएगा आप। इसके बाद मालवा या उज्जैन के शक जो थे, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध शासक है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि इसने क्या किया था? इसकी पुत्री का विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के साथ हुआ था। और फिर क्या हुआ था? दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे थे। ये संबंध जो के बीच में जो कड़वाहट थी, उसी को दूर करने के लिए वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने क्या किया था? रुद्रदामन प्रथम के बेटी से शादी किया था। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच के जो संबंध हैं वो सही नहीं हो पाए थे। तो क्या हुआ? रुद्रदामन ने, जब ये दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया था, तो क्या हुआ? दोनों ही बार रुद्रदामन ने क्या किया था? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया था।
इसने क्या किया था, सौराष्ट्र प्रांत में संस्कृत भाषा में जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया था, जो क्या था, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था और भारत का सबसे बड़ा अभिलेख भी माना जाता है इसे। अब ये देखें जो हम अगली पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये बहुत घुमा फिरा के बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग तरीकों से पूछता है कि इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है ना, अपने आप में बहुत सारी जानकारियों का स्रोत है। उससे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार राजाओं के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख से एक सीक्वेंस में क्या क्या जानकारी मिलती है वो हम एक साथ आपको बताएंगे, और आपने एक बार समझ लिया तो चाहे इस जूनागढ़ अभिलेख से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे आप गलत नहीं करेंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसकी भी जानकारी किससे मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और फिर ये पता लगता है कि उसी सुदर्शन झील की मरम्मत अशोक ने कराया था। ये भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें पता लगता है कि जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि सुदर्शन झील जो है उसका पुनः उद्धार किसने कराया था, रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। किसकी मदद से, सोविशाख की मदद से कराया था। देखिए पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार में अंतर होता है। तो जीर्णोद्धार किसने कराया था, जीर्णोद्धार कराया था स्कंदगुप्त में चक्रपाली की मदद से कराया था। इसी अभिलेख में देखिए पहले क्या होता था, स्वयंवर होता था। आप महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, सबको पता होगा कि एक में पांचाली का स्वयंवर हुआ था यानी द्रौपदी का, और एक में क्या दिखाया गया है, एक में दिखाया गया है कि सीता जी का स्वयंवर हुआ। तो रुद्रदामन का जो शादी हुआ था ना, वो भी स्वयंवर की पद्धति से हुआ था। तो स्वयंवर के बारे में भी जानकारी हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। ये थे क्या थे, शक। अब बात करते हैं पहलों की कि पहलों क्या है। पहलों के बारे में इतना विशेष ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है वो हम आपको बताते हैं। तो पहलो वंश का प्रतापी जो राजा था वो गोंडोफर्नीस था। खरोष्टी भाषा में एक अभिलेख है इसका, तख्त बही अभिलेख, जिसमें इसको गोदुलर कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। इसके शासन में क्या था, सेंट थॉमस जो था वो ईसाई धर्म के लिए प्रसार करने कहाँ आया था, भारत में आया था। इसके बाद जो विदेशी आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण है वो है कुषाण वंश। आज हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है और अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम कल की क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने 1, 2, 3 सीरीज में आपको पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ाया है, इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से आ चुके हैं। किसी भी एग्जाम में, चाहे सीटेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सारे का मिसलेनियस हम क्वेश्चन लेके आएंगे और उसे सॉल्व भी कराएंगे, ताकि आपको ये कंफ्यूजन न रहे कि इससे पढ़ा तो दिया, क्वेश्चन कैसा आया है, एक आया है कि दो आया है, सब चीजें क्लियर हो जाएं। अब रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा एक क्रम की विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो सबसे पहले हिंद यवन आए थे। कब आए थे, 190 BC में आए थे। इनका मूल निवास अफगानिस्तान या बैक्ट्रिया माना जाता है, और इनका प्रसिद्ध शासक जो था वो मेनांडर या मिलिंद नाम से जाना जाता है। राजधानी शाकल या सियालकोट पाकिस्तान थी। उसके बाद आए थे शक या सीथियन। कब आए थे, 90 BC में आए थे। इनका मूल स्थान क्या माना जाता है, ईरान माना जाता है। इसका प्रसिद्ध शासक क्या था, नहपान था। इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी महाराष्ट्र में बनाई थी, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, सातवाहन के अभिलेखों में मिलता है। उसके बाद आए थे पहलव या पार्थियाई जिसे कहते हैं। ये कब आए थे, पहली सदी ईसा पूर्व में आए थे, या पहली सदी ईस्वी में आए थे, गलत मेंशन कर दिया गया है। ये कहाँ थे, पार्थिया के थे या ईरान के माना जाता है। इनका प्रसिद्ध शासक
शासक क्या था? गोंडो फर्निस था और इनकी राजधानी बेगाम या बेलग्राम थी जो अफगानिस्तान में है। और यहाँ से क्या हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में इनके सिक्के मिले हैं। कल हम आपको बताएंगे कुषाण के बारे में, जो 15 ईस्वी में क्या हुए थे, भारत पे आए थे और इनकी मूल स्थान क्या है, चीन या तुर्किस्तान है। और इनका प्रसिद्ध जो राजा है सबसे, वो है कनिष्क, जिसने शक संवत चलाया था। इनकी राजधानी दो है, एक उज्जैन और दूसरी पुरुषपुर जो पेशावर में है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुषाण के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। अगर कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।